नमस्कार। देखिए, चुनावी सुर्खियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आज हम उन सुर्खियों के पीछे की कहानी देखेंगे। हम बात करेंगे एक अकेली विधानसभा सीट की, सुहागपुर की, और इसे एक केस स्टडी की तरह समझेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर जमीन पर चल क्या रहा है, वहां की सियासत, वहां की रणनीति और सबसे जरूरी, वहां के लोगों की हकीकत क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े सवाल से। सोचिए, एक किला जो 20 साल से यानी लगातार 4 टर्म से एक ही पार्टी का अभेद बिगड़ रहा हो, और फिर 2023 में उसी किले में जीत हार का फैसला सिर्फ 2000 से भी कम वोटों पर आकर टिक जाए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है ना? ये तो एक पहेली है। एक ऐसा किला जो ढहते ढहते बचा, वो हमें वहां के वोटरों के बदलते मिजाज और सिस्टम में आई दरारों के बारे में आखिर क्या बताता है, यही हमें समझना है। चलिए तो फिर इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गहराई में उतरते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की सुहागपुर सीट की। उस जमीन की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे जहां ये पूरी सियासी कहानी बुनी गई। पहले इस इलाके की बुनियाद को समझना जरूरी है। तो सुहागपुर है नर्मदापुरम जिले में, और जैसा मैंने कहा, 4 बार से ये बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। अब जरा यहाँ की डेमोग्राफी देखिए। करीब 95% आबादी हिंदू है। इसमें भी ओबीसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। साथ में लगभग 17% अनुसूचित जाति और 6% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और सबसे सबसे अहम बात, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती किसानी पर टिकी है। इसका मतलब सीधा है, लोगों की रोजी रोटी, उनकी उम्मीदें, उनका गुस्सा, सब कुछ जमीन से, खेती से ही जुड़ा हुआ है। तो अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सुराग हैं। ये वो फुसफुसाहटें हैं जो हमें वोटरों के मन की एक गहरी कहानी सुनाती हैं। बस शर्त यह है कि हम उन्हें ध्यान से सुने। ये देखिए, 2023 के नतीजे। बीजेपी को मिले 1,03,379 वोट और कांग्रेस को 1,01,617। मतलब वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम। जीत का मार्जिन सिर्फ 1.76%। आप समझ रहे हैं, ये कोई चुनावी लड़ाई नहीं थी, ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। और देखिए, जब भी नतीजा इतना करीबी होता है ना, तो इसके सिर्फ 2 ही मतलब निकलते हैं। या तो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, या फिर विपक्ष ने अपनी रणनीति पर वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। और एक बात और, यहाँ के वोटर कितने जागरूक हैं, ये इस चार्ट से साफ पता चलता है। 2008 में वोटिंग हुई थी 73%, 2018 में ये बढ़कर लगभग 83% हो गई। हाँ, 2023 में थोड़ी गिरावट जरूर आई, जो खैर पूरे राज्य में ही दिखी थी, लेकिन फिर भी वोटिंग काफी ज्यादा थी। अब हाई वोटर टर्नआउट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि लोग सिस्टम में दिलचस्पी ले रहे हैं। वो या तो बदलाव चाहते हैं, या फिर जो चल रहा है उसे और मजबूती देना चाहते हैं। मतलब उनकी भागीदारी ही आखिर में नतीजों का फैसला करती है। तो सवाल ये उठता है कि मुकाबला इतना करीबी हुआ क्यों? क्या हुआ, ये तो अब हम जान गए हैं। अब समझना यह है कि क्यों हुआ। उस मजबूत किले में आखिर दरारें आईं कहां से? ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये सुहागपुर की हकीकत है कि जब आपके अपने विधायक को भी धरना देना पड़ जाए तो आपकी कौन सुनेगा। सोचिए, ये सवाल विपक्ष ने नहीं उठाया, ये सवाल जमीन से उठा। और ये हमें सीधे सीधे 2 चीजों की तरफ इशारा करता है। एक, गवर्नेंस की नाकामी, और दूसरा, पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो चलिए उन दरारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली दरार, ग्रामीण इलाकों में गुस्सा था, अधूरे वादों को लेकर। दूसरी, बुनियादी ढांचा, खासकर सड़कें, उनकी हालत बहुत खराब थी। और तीसरी और सबसे बड़ी दरार, सत्ताधारी एमएलए का अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन करना। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि सिस्टम के अंदर ही एक टकराव चल रहा है, जहां सिस्टम अपने ही लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा था। और यहीं पर हमें एक बुनियादी भारतीय मूल्य को याद रखना चाहिए। देखिए, पब्लिक में कुछ भी बोलने की एक जिम्मेदारी होती है, लोगों के प्रति जवाबदेही, और साथ ही हर नागरिक का यह हक है कि वो अपनी शिकायतें पूरे सम्मान के साथ रख सकें। तो चाहे वो विधायक का विरोध हो या आम लोगों का गुस्सा, ये दोनों ही इसी अधिकार और जिम्मेदारी की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, 2023 का ये नतीजा कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे पिछले 2 दशकों की एक लंबी सियासी कहानी है। तो चलिए जरा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी यहां तक पहुंची कैसे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1998 में कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीती। फिर 2003 में एक बड़ी लहर आई और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। 2008 में पकड़ और मजबूत हुई, और 2013 ये बीजेपी का पीक था, करीब 54% वोट शेयर के साथ।
लेकिन उसके बाद कहानी बदलनी शुरू हुई। 2018 में जीत का अंतर खिसककर 6.5% पर आ गया और 2023 में जैसा हमने देखा मुकाबला लगभग बराबरी पर आ गया। ये क्या है? ये वोटरों के मूड का एक पूरा साइकिल है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और ये चार्ट ये तो उस कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए कि कैसे पिछले 3 चुनावों में बीजेपी की जीत का मार्जिन लगातार सिकुड़ता गया है। 2013 में लगभग 17% की एक बहुत कंफर्टेबल बढ़त थी। 2018 आते आते ये 7% से भी कम रह गई और 2023 में 2% से भी कम। ये नंबर चीख चीख कर बता रहे हैं कि मुकाबला हर चुनाव के साथ और कड़ा होता जा रहा था। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। अगर किसी भी पार्टी को इस सीट पर जीत हासिल करनी है तो उसे एक बहुत ही सोची समझी एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति की जरूरत होगी। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं। पहला, इलेक्टोरल, यानी वोटरों का सही गठबंधन कैसे बनाया जाए, आप किन समुदायों तक पहुंचेंगे और क्यों। दूसरा चेहरा है ऑर्गेनाइजेशनल, जमीन पर आपका संगठन, आपकी मशीनरी कितनी मजबूत है, क्या वो बूथ लेवल तक एक एक वोटर तक पहुंच सकती है। तीसरा, नैरेटिव, यानी आपकी कहानी, आप लोगों को क्या कहानी सुना रहे हैं, क्या वो कहानी उनकी जिंदगी की हकीकत से, उनकी उम्मीदों से जुड़ भी रही है या नहीं। और चौथा चेहरा रिसोर्स, यानी संसाधन। आपके पास जो भी सीमित संसाधन हैं उनका इस्तेमाल आप कितनी समझदारी से और असरदार तरीके से करते हैं। तो इन चारों चेहरों को एक साथ देखें तो रणनीति क्या बनती है। इलेक्टोरल फ्रंट पर ओबीसी और एससी समुदायों को टारगेट करके एक मजबूत गठबंधन बनाइए और एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाइए। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पर अपनी बूथ कमेटियों को फौलाद की तरह मजबूत कीजिए और माइक्रो टारगेटिंग के लिए व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल कीजिए। नैरेटिव के फ्रंट पर लोकल मुद्दों पर फोकस रखिए, सड़क, रोजगार और चुनाव को एक सीधी लड़ाई बनाइए, भरोसा बनाम शोर। और आखिर में रिसोर्स फ्रंट पर कम खर्चे में डिजिटल पहुंच का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। लेकिन रुकिए, क्या चुनावी रणनीति बना लेना ही सब कुछ है? नहीं, सत्ता का असली मकसद क्या है? वो है जनादेश को शासन में बदलना। राजनीति का असली लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शासन देना है जो लोगों पर केंद्रित हो, जो उनकी असली तकलीफों को समझे और उन्हें दूर करे। तो आखिर सुहागपुर के लोगों के लिए सबसे जरूरी मुद्दे हैं क्या? देखिए, सबसे ज्यादा चुभने वाले मुद्दे हैं गांव की सड़कें और खेती का कर्ज। उसके बाद आते हैं बेरोजगारी और लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार। और हां, सामाजिक न्याय और जाति की पहचान का मुद्दा भी अपनी जगह पर है। एक कामयाब सरकार वही होगी जो इन सभी मुद्दों पर एक साथ और पूरी गंभीरता से काम करे। अब इन जरूरतों को समझने के लिए लोगों से जानकारी और डेटा इकट्ठा करना जरूरी है। लेकिन यहां हमें एक और महत्वपूर्ण भारतीय मूल्य को याद रखना होगा। ये काम हमेशा लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करते हुए होना चाहिए, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी कहता है। मतलब आप डेटा सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आपने सहमति ली है, बस। तो हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या जीत हासिल कर लेना ही मंजिल है या ये सिर्फ सफर की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण को एक नया मतलब देता है, क्योंकि सच तो यह है कि चुनाव जीतना शासन के असली काम की बस शुरुआत होती है। और आखिर में बस एक बात, ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है कि भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर मिल सकता है, लेकिन अगर जीत चाहिए तो भरोसा कमाना पड़ता है। असली जीत लोगों का भरोसा जीतने में है, क्योंकि वही अच्छे शासन की असली नींव है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।